चलिए हम लोग शुरू करते हैं। समरूपता में त्रिभुज चल रहा था, तो यहाँ पर कुछ प्रमेय हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, अर्थात दोनों त्रिभुज समान कोणीय हों, इक्विएंगुलर, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हम समझने वाली बात यह है, जैसे एक त्रिभुज ये बना हुआ है ABC, एक त्रिभुज इसी के पास में बना हुआ है, उसका कुछ नाम जो है अलग है, PQR। अब कोण A जो है कोण P के बराबर है और कोण B जो है कोण Q के बराबर है। देखिए त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, यहाँ पर संगत कोण बराबर है, यानी ऊपर ऊपर वाले, बाएं बाएं वाले, दाहिने दाहिने वाले। यहाँ पर हमने क्या करा, तीसरा कोण बराबर नहीं करा, लेकिन तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। और जब दो कोण बराबर बराबर हो गए A और B, तो तीसरा कोण कैसे निकलेगा, 180 में से A और B को हम जोड़ के घटा देंगे। इसी प्रकार उधर जब दो कोण बराबर हैं P और Q, तो 180 में से उनको दोनों को जोड़ के घटा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो अगर हमें दे रखा है कि कोई भी दो त्रिभुज हैं, उनमें तीनों कोण बराबर दे रखे हैं तो अच्छी बात है। नहीं है, कोई दो कोण बराबर दे रखे हो तो इसका मतलब तीनों कोण बराबर है, तो वो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप में कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब यहाँ पर नाम का हमें जरूर ध्यान रखना है कि अगर हमने पहले A लिखा है तो इधर पहले हम P लिखेंगे, फिर दूसरा बिंदु B लिखा है तो B का संगत Q है, तीसरा बिंदु C लिखा तो C का संगत R है। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। इस नाम में कोई हम फेरबदल नहीं कर सकते, यानी कि अगर हम इसको QPR लिख दें तो ये गलत होगा। तो एक हम ये जान जाएंगे, इसको हम लोग कहते हैं कोण 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 समरूपता, एंगल 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 सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी, कोण 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 समरूपता। तो कोई भी दो त्रिभुज है, अगर उसमें दो दो कोण बराबर हैं तो इसका मतलब वो हुआ कि वो समरूप हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब फिर अगला, कोण कोण समरूपता। एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के अनुसार बराबर हो तो ये दो त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसा कि भी ऊपर ही चर्चा हुई, कि तीनों कोण जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो कोण बराबर हों, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो ही जाएगा। फिर आगे हम देखें, अब इसका नाम है यहाँ पर भुजा भुजा समरूपता। भुजा भुजा भुजा, कि अगर भुजाएं भुजाएं हैं, दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। एक त्रिभुज बना, ये दूसरा त्रिभुज बना PQR, ये पहला त्रिभुज था ABC। इस ABC की जो है संगत भुजाएं PQR की संगत भुजाओं के अनुपात में हो, यानी कि जैसे हमने करा AB बटे AC, और इधर हमने कर दिया PQ बटे PR। अगर ऐसा है संगत भुजाएं, और नीचे वाली BC और QR को अगर हम छोड़ दें, अभी दो दो भुजाएं संगत भी हैं, समानुपात में है, तो ये यहाँ पर हो जाएंगे हमारे समरूपता। और तीसरी भुजा भी यहाँ पर बराबर हो जाएगी। अगर हम BC लेते हैं तो BC का अनुपात जो है वो QR से होगा। तो यानी कि अगर हम भुजाओं के दो दो जोड़े जो हैं अगर समानुपात में हैं तो भी वो समरूप होंगे। फिर अगला, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक हों तो वे त्रिभुज समान कोणिक होते हैं। अब ये जस्ट ऊपर वाले का उल्टा ही है, कि अगर त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक हों तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। जब समरूप हो गए तो उनके जो कोण होंगे वो सारे समान होंगे। जैसे ऊपर वाले चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, अगर इनकी समान जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं जो हैं समान अनुपात में हैं, तो इनके कोण A कोण P के बराबर होगा, P वाला कोण Q के बराबर होगा, C वाला कोण R के बराबर होगा। तो ये इस तरह से हो गया। तो ये कुछ प्रमेय थी, इन पर आधारित जो है आगे हमें प्रश्न मिलेंगे। तो इसमें आगे कह रहा है, दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो। अब संगत भुजाओं का एक युग्म यानी कि एक जोड़ा, तीनों भुजाओं की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी दो भुजाएं ले लें। और अंतरित कोण, अब अंतरित कोण किससे, उन्हीं दो भुजाओं से अंतरित कोण।
तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका हम लोग चित्र बनाते हैं। तो ये दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, ABC और PQR। तो दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो। अब संगत भुजाओं का एक युग्म हमने मान लिया कि AB और A से ही दूसरी भुजा जा रही है AC, और AB के संगत कौन सा है, PQ, और AC के संगत कौन सा है, PR। ये आनुपातिक है, यानी कि ये समान समान है, AB बटे PQ और इधर जो है AC बटे PR, ये समानुपात में है। और अंतरित कोण इन्हीं के द्वारा अंतरित कोण, AB AC से अंतरित कोण कौन सा है, A, और PQ PR से अंतरित कोण कौन सा है, P। तो कोण बराबर हो अंतरित कोण, यानी कि कोण A बराबर कोण P। कोण A को हम BAC भी कह सकते हैं, कोण P को हम QPR भी कह सकते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ये त्रिभुज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया अलग दिखाने के लिए। अब हम करते क्या हैं, एक इस त्रिभुज में एक रचना करते हैं हम लोग। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं DE, और DE लाइन जो है इस तरह से ड्रॉ है यहाँ पर कि ये जो त्रिभुज बन रहा है PDE और ये जो त्रिभुज बन रहा है ABC, ये बिल्कुल यहाँ पर एक जैसे हो जाएं। तो हमने ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करी है कि ये वाली भुजा जो PD है ये AB के बराबर हो जाए, AB बराबर PD, तथा इधर वाली भुजा जो है AC ये बराबर हो जाए हमारे PE के, ये वाली भुजा इस P के बराबर हो जाए। इस तरह से हमने एक रचना कर दी D और E को मिलाते हुए। अब अगर ऐसा है तो हम इन दोनों त्रिभुजों में देख लें, छोटे वाले दोनों त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PDE में, इन दोनों त्रिभुजों में देख लें तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि AB भुजा PD के बराबर है, AC भुजा PE के बराबर है, और कोण तो बराबर थे ही, ये A वाला कोण P के बराबर है। तो दो भुजाएं बराबर, उनका अंतरित कोण बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज जो है ये सर्वांग सम हो गए। तो जब सर्वांग सम हो गए तो यहाँ पर ये भाषा लिखेंगे, यहाँ पर त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PDE, ये सर्वांग सम हो गए। भुजा फिर उसके बाद कोण फिर भुजा, तो भुजा कोण और भुजा सर्वांग सम था, तो ये सर्वांग सम हो गए। इसलिए जब सर्वांग सम हो गए तो ये त्रिभुज समरूप हो गए। तो यहाँ पर कोण A कोण P के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर, कोण C कोण R के बराबर हो गया। अब हमें यहाँ पर चित्र में ये हमारे पास दे रखा था, ये हमें पहले से ही दिया हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है, AB बटे PQ, देखिए AB का मान क्या है, PD, तो AB की जगह हम क्या रख दें, PD रख दें, तो PD बटे PQ बराबर AC का मान क्या है, PR, तो AC का मान है PE, तो AC की जगह यहाँ पर PE रख दें, PE बटे PR। अब यहाँ पर देख लें हम PD बटे PQ, दूसरे वाले त्रिभुज में देखें PD बटे PQ बराबर PE बटे PR। एक ही त्रिभुज में अगर ये थेल्स की प्रमेय थी, यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो छोटा वाला त्रिभुज है और जो बड़ा वाला त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज PDE ये समरूप हो गया त्रिभुज PQR के, तो इसके समरूप हो गया। और जब ये त्रिभुज छोटा वाला इस बड़े वाले के समरूप हो गया, और छोटा वाला त्रिभुज PDE इस ABC के तो सर्वांग सम था ही पहले से, ये जो हम सिद्ध कर लाए थे। तो जब सर्वांग सम है तो बिल्कुल बराबर बराबर है, तो त्रिभुज PDE की जगह हम त्रिभुज ABC लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो इस तरह से सिद्ध हो गया ये हमारा 2023 और 25 में पूछा गया। फिर अगला है समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से
अगर हम कर्ण पर लंब डालें तो सिद्ध करना है कि लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं और लंब का वर्ग कर्ण के दो भागों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर। बड़ा सा है तो इसको हम लोग देख लेंगे। एक हम त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर। इसको रहने देते हैं, समकोण त्रिभुज हमें चाहिए। तो इस तरह से हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसका नाम डाल दिया हमने ABC। तो समकोण त्रिभुज के समकोण वाला शीर्ष, तो समकोण वाला शीर्ष क्या है यहाँ पर, P से कर्ण पर लंब डाला गया। तो यहाँ से हम लंब डालते हैं, ये लंब पड़ा 90 डिग्री का कोण है बिंदु D। तो सिद्ध कीजिए कि लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज, यानी कि इधर वाला त्रिभुज ABD ये, और इधर वाला त्रिभुज यानी कि BCD, और मूल त्रिभुज यानी कि ABC। तो यानी कि एक त्रिभुज बना ABD, एक त्रिभुज बना BDC, और एक त्रिभुज बना बड़ा वाला ABC। समरूप होते हैं, ये हमको समरूप सिद्ध करने हैं। अभी इसमें नामों में गड़बड़ हो सकती है, ये तीनों समरूप सिद्ध करने हैं। और लंब का वर्ग, जो लंब पड़ा है यानी कि BD का वर्ग, कर्ण के दो भागों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर, यानी कि AD और DC के बराबर होता है। ये चीज़ हमें यहाँ पर सिद्ध करनी है। तो समरूप सिद्ध करना है और ये वर्ग वाला सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे, अगर हम त्रिभुज ABC की बात करते हैं तो ABC में हमारा B वाला कोण 90 हो गया। तो जब एक कोण 90 हो गया तो बाकी दोनों का जोड़ भी हमारा 90 बचा, यानी कि कोण A प्लस कोण C बराबर 90। और हम छोटे त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ABD में। तो ABD जो ऊपर वाला छोटा है, इसमें से भी क्या हो गया, D वाला कोण 90 हो गया है ये। तो यानी कि ये A और ये छोटा सा B, यानी कि कोण DAB और कोण ABD, इनका भी जोड़ 90 बचा। कोण DAB प्लस कोण ABD, इनका जोड़ 90 बचा। और त्रिभुज BDC में देख लेते हैं, त्रिभुज BDC में इसी तरह से BDC जो नीचे वाला त्रिभुज है ये, इसमें D वाला तो हमारा इधर 90 है, तो ये C वाला छोटा और ये B वाला छोटा, यानी कि कोण DBC प्लस कोण C बराबर 90 बचा। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कोण DBC प्लस कोण C बराबर 90। अगर हम दोनों को घटा दें, माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा, कोण A बराबर कोण DBC। तो कोण A जो है वो कोण DBC के बराबर निकला। और इसी तरह से हमारा सिद्ध हो सकता है कि कोण जो C है ये हमारा कोण ABD के बराबर है। ये भी हम सिद्ध कर सकते हैं, ये वाला समीकरण लेकर के इससे सिद्ध हो जाएगा। ये अगर घटा दें, DAB मतलब ये कोण A है, तो अगर हम इसको नीचे लिखकर घटाते हैं तो इससे ये हमारा मान आ जाएगा। अब हम दोनों त्रिभुजों में देख लें, कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ADB और त्रिभुज BDC, इनमें देखें ADB यानी ऊपर वाला और त्रिभुज BDC यानी कि नीचे वाला। तो इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो हमारा क्या क्या निकला है, कोण ABD कोण C के बराबर, कोण ADB हमारा कोण BDC के बराबर। दो कोण बराबर हैं, इसलिए ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज ADB समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDC के। इसी तरह से जो है ये छोटे वाले को हम बड़े वाले के भी समरूप सिद्ध कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के क्या हो गया,
हमको याद रखना है कि अगर इस तरह से स्थिति होती है तो दोनों छोटे वाले त्रिभुज आपस में भी समरूप है और दोनों छोटे वाले त्रिभुज जो है इस बड़े वाले के भी समरूप हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पर हम देख लें कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, कौन कौन से त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी, अगर ऐसा है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात भी समान होगा। तो ए डी बी की हम भुजा ले लें, कौन कौन सी, ए डी ले लें बटे बी डी ले लें बराबर, उधर बी डी सी की भुजा लें तो कौन कौन सी हो जाएगा, बी डी बटे डी सी, तिरछी गुणा कर दें तो क्या आएगा, बी डी का गुणा यानी कि बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी, तो बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी। तो कुल मिलाकर के सिद्ध भी हुआ है, लेकिन बात हमको याद रखनी है ये कि अगर इस तरह से एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी और सामने वाली भुजा से हमने लंब डाल दिया बिंदु डी पर, तो इस तरह से जो तीन त्रिभुज बन रहे हैं हमारा, दो छोटे वाले और एक ये बड़ा वाला, ये छोटे वाले और एक ये बड़ा वाला, नाम डाल दें इनके ए बी डी, डी बी सी, ए बी सी, ये तीनों ही आपस में समरूप होंगे और जो लंब पड़ा है उसका वर्ग, बाकी दो जो भुजाएं उसको दो हिस्से जो कर रहा है ए डी इंटू डी सी इसके बराबर होगा। तो बस कुल मिलाकर के ये हमारा कंक्लूजन है यहाँ पर, तो इसको हमें याद रखना है। अब अगला प्रश्न, निम्न चित्र में त्रिभुज ए बी सी में ए बी 3 दे रखा है, ए सी 6 दे रखा है, बी डी का मान 2 है, ये सी डी का मान 4 है इधर वाली भुजा, तो कोण बी ए डी और कोण सी ए डी, बी ए डी और सी ए डी यानी कि ये बी ए डी हो गया, ये सी ए डी हो गया, इन कोणों का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग चित्र में अगर देखें तो ये दो त्रिभुज बने, ए बी डी बाईं तरफ वाला छोटा और ए डी सी दूसरी तरफ वाला छोटा, क्या दोनों त्रिभुज ये समरूप हो रहे हैं? तो यहाँ पर देखेंगे अगर बाईं तरफ वाला छोटा त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी डी, इसमें हम दो भुजाओं का अनुपात निकालें, ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी बराबर कितना निकलेगा, 3/2। इसी तरह से दूसरे वाले त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी, इसमें भी हम अनुपात निकालें किसका, ए सी बटे सी डी का, ए सी बटे सी डी कितना निकलेगा, 6/4, 2 से काट दें, 2 3 6 2 4, 3/2, यानी कि अनुपात बराबर बराबर है। तो ये समीकरण 1 था। समीकरण 2, जब दोनों ही अनुपात बराबर हैं तो जिन भुजाओं का अनुपात निकला है तो वो भुजाएं भी बराबर होंगी। इसका मतलब कि ए बी बटे बी डी बराबर ए सी बटे सी डी है। देख लें चित्र में यहाँ पर ए बी बटे बी डी, तो ये ए बी और बटे बी डी बराबर ए सी बटे सी डी। तो अगर इस तरह से है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही छोटे वाले त्रिभुज हमारे समरूप हैं। देखिए भाषा में अगर हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन भी होगा, अगर समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो भाषा में ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना। इधर वाली भुजाएं देख लें, ये 3 और 2 इनका अनुपात, और ये वाली भुजाएं देख लें 6 और 4, या फिर हम ऐसे देखें 3 और 6, 3 की दोगुनी है 6 और 2 और 4, 2 की दोगुनी है 4, तो इधर भी भुजा दोगुनी इधर भी भुजा दोगुनी है, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर इनका अनुपात बराबर है, ये समरूप त्रिभुज है। जब समरूप त्रिभुज हैं तो इसीलिए इसमें जो कोण होंगे समरूप त्रिभुजों में बराबर बराबर होते हैं। तो जो कोण हमारा बी ए डी बना और इधर जो कोण सी ए डी बना वो भी बराबर बराबर होगा। जब ये बराबर बराबर हो गए तो इनका जो अनुपात है वो 1:1 आएगा। तो इस तरह से इनका अनुपात 1:1 निकलेगा, तो इसका विकल्प बी हमारा सही है। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी प्रश्नों के लिए।